हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लाइटनिंग जीनियस का चैप्टर 61। तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है। इस समय हमारे एमसी के सामने बस खून ही खून फैला हुआ होता है वहाँ और देन अगले ही पल हमें उस लड़की का भी सीन दिखाया जाता है जिसका कि सर अभी कट चुका होता है। शरीर और सर दोनों अलग हो चुके होते हैं, बस मरी हुई हालत में जमीन पर पड़े हुए होते हैं। और जो हमारा लाइटनिंग जीनियस यानी कि जो हमारा यॉन्सिन होता है वो बस उस लड़की के सामने खड़ा हुआ होता है और उसे ही देख रहा होता है। इस समय अपना यॉन्सिन अपनी तलवार को मयान में रख चुका था और अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था ये सब कुछ देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो चुके थे। माजिन ये सब कुछ देख करके हल्की सी मुस्कान दे रहा था और ये सब कुछ देख करके उस लड़की का जो चाचा था घबराहट से पसीना पसीना हो चुका था। उसकी आंखें पूरी खुल चुकी थी और देन वैसे ही उसका चाचा लड़की का नाम बहुत तेजी से चिल्लाता है और तेजी से यॉन्सिन और उस लड़की की तरफ भागने लगता है। लेकिन वैसे ही जो कैप्टन वन होता है उसके ठीक पीछे आ जाता है और उसे जमीन में पटक देता है। इस समय एक्सप्लोजन की वजह से काफी ज्यादा एनर्जी चारों ओर लिस्ट होने लगी थी। इस समय जो कैप्टन वन था वो काफी ज्यादा एविल लग रहा था और अपने शरीर से काफी ज्यादा एनर्जी को अनलीज कर रहा था। और वांग बुकलैन के जो लोग थे ये सब कुछ देख करके काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। चाचा भतीजी दोनों नॉक आउट हो चुके थे। जो सुप्रीम स्वॉर्ड था वो शायद अब बेहोश हो चुका था और वो लड़की तो मारी ही जा चुकी थी। और ये सब कुछ देख करके जो हुआंगबो क्लैन था वो लोग भी आगे बढ़ने लगे थे अपने योनसिन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए। और अब माजिन भी इस लड़ाई में शामिल हो चुका था। आते ही सबको इस लड़ाई में मारने लगता है और अपनी तलवार से सबको काटने लगता है। माजिन के शरीर से काफी ज्यादा एनर्जी अनलीस्ट हो रही थी। कैप्टन वन और कैप्टन टू भी चारों तरफ तबाही मचाते जा रहे थे, को मारते जा रहे थे, जिसकी वजह से सभी अपोनेंट्स की हालत खराब हो जाती है। इस समय जो सुप्रीम स्वॉर्ड था वो बस अपने लोगों को मरते हुए देख रहा था एक जगह पर बैठ करके और बस गुस्से में अपने दांतों को पीस रहा था। और अब शायद वो दोबारा से उठ करके हमला करने वाला था, लेकिन तभी वहां पर शायद कोई आ जाता है और अपनी तलवार को निकालने लगता है। ये कोई और नहीं, ये था अपना माजिन। माजिन काफी ज्यादा एनर्जी को निकाल रहा था। उसकी आंखें एनर्जी से पूरी की पूरी लाल एंड गोल्डन कलर की भर चुकी थी। आने के बाद चिल्लाते हुए भी कहता है, माजिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये कहते हुए माजिन बस आगे बढ़ जाता है और बस अब एकदम सुप्रीम स्वॉर्ड के पीछे आ चुका था और काफी ज्यादा अब और भी ज्यादा एनर्जी को निकालने लगा था। और फिर वैसे ही अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी तलवार से गोल्डन कलर की एनर्जी काफी ज्यादा निकलने लगती है। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है जो माजिन की तलवार थी वो माजिन के गले के ऊपर हिट हो चुकी थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। और सुप्रीम स्वॉर्ड को तो समझ में भी नहीं आया था कि जस्ट अभी हुआ तो हुआ क्या, लेकिन अब कोई फायदा भी नहीं, माजिन की स्वॉर्ड उसके गले में लग चुकी और अब इसका भी काम यहीं पे तमाम होता है। और इसमें जो माजिन था वो काफी ज्यादा एविल लग रहा था, मानो कि इसके अंदर कोई शैतान आ चुका हो, उसके ऊपर अटैक करके बस उसके आगे पहुंच चुका था। और अब उसका पूरा गला अलग हो चुका था, वो बस चिल्लाए जा रहा था और कुछ भी नहीं कर पा रहा था और उसका खून भी चारों तरफ बहता जा रहा था। माजिन काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था और काफी ज्यादा एविल भी, उसके भी बस चारों तरफ खून ही खून बहता जा रहा था। आंगू क्लैन के लोग ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, सबके शरीर से पसीना निकलने लगा था। और जो फ्लेम ड्रैगन था उसके भी आंखें ये देखकर खुली की खुली रह गई। सिन भी अब माजिन की तरफ देखने लगा। माजिन इस टाइम काफी ज्यादा एविल लग रहा था अपनी स्वॉर्ड के साथ में और उसने सुप्रीम स्वॉर्ड का यहीं पे काम तमाम कर दिया। जब वांग बुकलैन के लोग ये देखते हैं तो वैसे ही वो लोग कहते हैं, "ओह, ये लोग डिसलेट फोर्ट्रेस से ही हैं। क्या ये लोग सही कह रहे थे? जल्दी से भागो यहाँ से, जल्दी से भागो यहाँ से और क्लैन में जाकर के रिपोर्ट करो।" लेकिन जब वो लोग ये सब कुछ कह रहे थे वैसे वहां पर कोई और आ चुका था। ये भी अपना माजिन ही था, ये भी उनके पास पहुंच चुका था और उनके गलों को काटने लगा। और जो नंबर 1 और नंबर 2 कैप्टन थे वो लोग भी अपना काम अच्छे से कर रहे थे, सबको मारते जा रहे थे, सबके ऊपर लगातार अटैक करते जा रहे थे। लेट फोर्टिस के जितने भी स्टूडेंट थे वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान लग रहे थे कि आंखें तो खुली की खुली रह चुकी थी। देन वैसे डिसलेट फोर्टिस के स्टूडेंट कहते हैं, तुम लोगों को पता है कैप्टन हमें बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे तक कि दुश्मनों की संख्या काफी बड़ी ना हो। लोग तो अकेले ही सब कुछ संभाल लेंगे, इन्हें शायद तभी मेरिट्स मिलेंगे जब ये लोग वो क्लैन पर हमला करेंगे। वैसे ही वहाँ पर दूसरा आदमी भी कहता है, मुझे तो लाइटनिंग जीनियस से जलन हो रही है, उसने तो पहले ही सिग्निफिकेंट काम कर दिया है पहले से ही।
लेकिन वैसे ही वहां पर कोई कहता है मुझे गिरफ्तार कर लो। जब वांग चन और जॉनसन ये सुनते हैं तो वो लोग भी उसी साइड देखने लगते हैं। वो कोई और नहीं, वो था फ्लेम ड्रैगन, जो कि कुछ लोगों से कह रहा था मैं वांगबुक क्लैन का इनफेमस वाइल्ड डिजेनरेट यंग मास्टर हूँ। एक साइड देखते हुए मन में कुछ सोचने लगता है और कहता है हाँ आखिरकार ये क्या कर रहा है। मैं उसके सामने एक आदमी उसका कुछ सामान सूंघ रहा था। जब वो ये देखता है तो वैसे ही कहता है ये ठीक बिल्कुल भी नहीं है, तुम मुझे वो वापस दो। क्या तुम समझ रहे हो? और इस समय तो अपना जॉनसन भी वहां पर पहुंच चुका था और जब जॉनसन को वो देखता है तो वैसे ही वो जॉनसन के सामने अपने पैरों के बल बैठ जाता है। इस समय जॉनसन के बगल में जो हाइब्रिड भी आकर के खड़ा हो चुका था और देन वैसे ही जॉनसन से कहता है ये लड़का तो बिल्कुल भी रजिस्ट भी नहीं कर रहा है। सोलर डिवाइन मेरिडियन फ्लेम ड्रैगन कहता है कुछ गलत हो चुका है और ये सब लोग सब कुछ जान जाएंगे तो ये लोग पूरे क्लैन को खत्म कर देंगे। देन वैसे अपने जॉनसन की तरफ देखते हुए कहता है वैसे तुम एक ब्लू रोब वॉरियर हो क्यों, है ना? वैसे मैं तो तुम्हारी असली पहचान को बिल्कुल इमेजिन भी नहीं कर पाया कि तुम एक स्लेट फोर्ट्रेस के ब्लू रोब वॉरियर भी हो सकते हो। जॉनसन उसकी बातों को सुनने के बाद अपने मन में कहता है इसकी हाफ सिस्टर का सर कट चुका है और जो इसके क्लैन के लोग हैं वो मर रहे हैं, लेकिन तब भी ये उनके बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं कर रहा है। सही में ये अपने दिमाग से बाहर जा रहा है, ये पागल हो चुका है। और देन वैसे ही फ्लेम ड्रैगन भी कहता है अपने मन में कि जो सोलर डिवाइन मेरेडियंस का जो पेन है वो ब्लड वेसल्स को फाड़ने से भी कई ज्यादा गुना दर्दनाक पेनफुल है, इसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। और फिर ये कहने के बाद जॉनसन की तरफ देखते हुए जॉनसन से कहता है जो पहले तुमने स्वॉट टेक्निक का यूज किया था वो कैसी थी, वो किस टाइप की स्वॉट टेक्निक थी? मैंने कभी भी ऐसे स्ट्राइक के बारे में नहीं सुना। ऐसे आखिरकार तुमने किस टाइप का कल्टीवेशन मेथड सीखा है, तुम मुझे बता सकते हो? जॉनसन उसकी बातों को सुनने के बाद उससे कहता है जस्ट अभी जो तुम्हारी बहन थी मैंने उसका सर काट दिया, अब वो मेरे स्वॉट से ही मारी जा चुकी है। ड्रैगन ये बात सुनता है तो जॉनसन से कहता है वो लोग बेवकूफ थे, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग तो पूरी तरीके से एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। वैसे भी वो मुझे अपनी बहन नहीं बताती थी, वो मुझे बिल्कुल भी अपनी भाई की तरह नहीं मानती थी, ना कि मैं उसे अपनी बहन मानता था। और जो क्लैन था वो भी कोलैप्स ही होने वाला है, तो एल्डर्स के बारे में भी क्या ही फिक्र करना। सब चीजों से भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि लाइटनिंग जीनियस मुझे जानना है कि तुम किस तरह के मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हो, तुम्हारी हर एक मार्शल आर्ट को जानना चाहता हूँ। उसकी बातों को सुनने के बाद अपने मन में कहता है ऐसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये ज्यादातर मार्शल आर्ट से ज्यादा ओबेस्ट है, मार्शल आर्ट में ज्यादा ध्यान लगाता है। लेकिन ये सोचते सोचते जो जॉनसन होता है पीछे मुड़ने लगता है और अब वहां से जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में कहता है स्वॉट टेक्निक जो कि थंडर क्लैप बॉम्ब को भी डिफ्लेक्ट कर सकती है, एक कल्टीवेशन टेक्निक फास्ट एनर्जी सर्कुलेशन के साथ में स्वॉट स्टाइल जो कि यूजफुल हो बहुत सारे ओपोनेंट्स के अगेंस्ट में। और अब यहीं पे सीन कट होता है, वो हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है। इस समय सभी लोग बंधक बनाए जा चुके थे, सभी लोग डिसोलेट फोर्ट्रेस के लोग उनकी देखभाल कर रहे थे। उन हुआंगबुक क्लैन के लोगों की सभी की हालत बहुत ज्यादा ही बुरी थी, सभी लोग निराश लग रहे थे। डिसोलेट फोर्ट्रेस का एक लड़का एक लड़की से कहता है तुमने बहुत ज्यादा ही मेहनत की, तुम्हारा थैंक्स, तुमने फाइनली एक ओल्ड मिशन खत्म ही कर दिया। और वहीं पर हमें यॉनसिन बाइक और अपने गोजो का भी सीन दिखाया जाता है। तीनों लोग आपस में इस समय बात कर रहे थे। एक शायद यॉनसिन से कहती है ब्लू रोप मार्शल आर्टिस्ट को फायर पैलेट्स को भी हैंडल करना आना चाहिए, अगर तुम हार्मोनी रियल्म की टेक्निक का इस्तेमाल करते हो फिर तब तुम अपनी स्वॉर्ड और फिस्ट को इनर एनर्जी से कवर कर सकते हो, या फिर कह सकते हो एक बैरियर बना सकते हो इनर एनर्जी का, यहाँ तक कि तुम फायर पैलेट्स को भी डिफ्लेक्ट कर सकते हो उनसे। जब एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सब कुछ सेटल हो जाएगा, तब मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ बार बताऊंगी। तुम भी जब तक इसे मास्टर ना कर लेना तब तक कि तुम मुझसे इसे पूछ सकते हो चाहे जितनी बार भी, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। उसकी बात सुनने के बाद अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है मुझे किसी चीज की याद दिलाता है। कहती है किस चीज की याद दिलाता है? जॉनसन कहता है मैं कुछ टेक्निक्स के बारे में क्यूरियस हूँ, कुछ अप्लाइड टेक्निक्स हैं, लेकिन मुझे फील होता है कि मैं बस उन्हें समझने ही वाला हूँ, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तुम लोग उन्हें एक बार देख सकते हो। जब बाइक ये बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, काफी ज्यादा उसका मुंह बन जाता है। गोजो तो उसकी बात सुन करके हंसने लगता है, लेकिन वैसे ही वहाँ पर वांगचैन भी अपना आ जाता है। इसने भी जॉनसन की बात सुन ली थी, आते हुए वैसे ही कहता मुझे तो जलन हो रही है, ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो, हमने डिसलेट फोर्ट्रेस में एक ही साथ लड़ाई की थी, एक साथ लड़ाई लड़ी थी, और अब देखो तुम मेरे सीनियर हो। जब उसकी बात सुनता है तो वो अलग सी नजर से वांगचैन की तरफ देखने लगता है और वांगचैन से कहता है तो रोब मार्शल आर्टिस्ट के रूप में क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ?
कहता है क्या कहना चाहते हो। यॉनसन अजीब सा मुंह बनाते हुए उससे कहता है इसे फाड़ना मेरे लिए तुम्हें ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है वांगचैन, अपने आप को ज्यादा मत फाड़ो। इतने समय से इसलिए चुप हो क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें ऑकवर्ड महसूस होगा, लेकिन यह थोड़ा शर्मनाक है, मैं अपने आप कर लूंगा। जब वांगचैन ये सुनता है तो उसकी हालत तो काफी ज्यादा बेकार हो जाती है। वो इस वर्ड को काफी बार अपने मन में बोल देता है, डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ। तो सारे आशाओं पे पानी फिर जाता है। वांगचैन जाते हुए यॉनसन से कहता है मेरे जीवन के कुछ गिने चुने सुखों में से एक है, तुम मेरे इस सुख को भी छीनना चाहते हो। और जब यॉनसन वांगचैन की बात सुनता है यॉनसन को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है। हम लोग इनकी बातों से पता लगा सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कितना ज्यादा समझते हैं। वांगचैन यॉनसन के शुरुआत से ही साथ रहता आया है, इसीलिए वो हर एक बात को जानता है यॉनसन की, यॉनसन के साथ में क्या हुआ है। और वांगचैन आगे चल के बहुत ज्यादा ही सपोर्टिव इंसान बनेगा यॉनसन का। जब यॉनसन अपना बदला लेगा तो शायद तब वांगचैन का बहुत बड़ा रोल होगा। तो ये वाला एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है। अगला एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बिना किसी देरी के न्यू एपिसोड को भी स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है क्या तुम रेडियंट डेमन स्क्वाड को ज्वाइन करना चाहते हो। में जितने भी ब्लू रॉक वॉरियर और जितने भी व्हाइट रॉक वॉरियर थे वो सभी लोग एक तरफ देखने लगे थे और मार्जिन और कैप्टन वन भी एक तरफ देखने लगा था। मार्जिन तो ये सुन करके कुछ सोचने लगा था अपने मन में कि कोई उनमें से एक आदमी रेडियंट डेमन स्क्वाड को ज्वाइन करना चाहता है। ये कोई और नहीं, ये था फ्लेम ड्रैगन, जो कि इस समय बस हल्के से स्माइल कर रहा था। सभी लोग बस इसकी तरफ ही देखने लगे थे। ड्रैगन भी यॉनसन की तरफ देखते हुए कहता है मैं एक पालतू कुत्ते की तरह वफादार रहूंगा, मुझे बस लाइटनिंग जीनियस के साथ रहने दो, उसके तरफ रहने दो। वांगचैन यॉनसन के पास आते हुए कहता है ये किस तरह की नॉनसेंस है। इस समय फ्लेम ड्रैगन बस यॉनसन की साइड ही देख रहा था, लेकिन वैसे ही कैप्टन वन कहता है तुम एक प्रिजनर हो और देन वैसे ही एक एनर्जी को उसकी तरफ शूट कर देता है। वो एनर्जी इस समय उस ड्रैगन के चेस्ट के पास में आ चुकी थी और फिर वैसे ही वो एनर्जी उसके हिट हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दर्द के मारे अपने दांतों को पीसने लगता है। उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इससे काफी ज्यादा एनर्जी भी चारों तरफ निकलने लगी थी। उसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और देन वैसे ही वो खांसने लगता है। यॉनसन भी इन सब चीजों को ध्यान से देख रहा था। कैप्टन वन काफी ज्यादा एनर्जी को अनलिस्ट करते हुए उसके पास आता है। वांगचैन धीरे से यॉनसन से कहता है ये द 7 स्टेप इंजरी एक्यूप्रेशर स्ट्राइक द एनाहिलेशन स्क्वाड कैप्टन की एक्सक्लूसिव सीक्रेट आर्ट। कैप्टन वन कहता है मुझे पता है कि तुम्हें द फायरी यंग डिवाइन आर्ट याद है और जो मेरी कोर एनर्जी है वो कंटेन करती है वुड एनर्जी को एकदम नोबल रेसेस की तरह। और श्योरली तुमने वुड फ्यूल फायर के प्रिंसिपल्स के बारे में जरूर सुना होगा। फ्लेम ड्रैगन जब उसकी बात सुनता है तो उसकी तरफ देखने लगता है और कुछ सोचने के बाद उससे कहता है मैंने द एनाहिलेशन स्क्वाड कैप्टन की 7 स्टेप इंजरी एक्यूप्रेशन स्ट्राइक के बारे में काफी सुना है और अगर अपने एनर्जी को मैं सर्कुलेट करता हूँ तो तुम्हारी वुड एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाएगी और मेरे अंदर इग्नाइट हो जाएगी। कैप्टन वन कहता है तो तुम समझ गए ना, और अब यहाँ पर चुप हो जाओ क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर ओपिनियन एकदम वर्थलेस है। ड्रैगन जब उसकी बात सुनता है तो जोरों जोरों से हंसने लगता है और फिर देन वैसे ही काफी ज्यादा गुस्से भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगता है और फिर चिल्लाते हुए उससे कहता है तू कछुए जैसा दिखने वाला कमीना है और तूने क्या कहा बर्न टू डेथ, मैं जलकर मर जाऊं, तूने यही कहा क्या। कैप्टन नंबर 1 कहता है मुझे गर्म चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कितने घटिया किस्म के लोगों से मिलना पड़ रहा है। सोलर डिवाइन मेरिडियन माई एस, ये एक स्टूपिड मेरिडियन है, यू हाफ विट। कैप्टन नंबर 1 की बातें सुन करके वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका वो तो एकदम आग बबूला होने लगा था गुस्से के मारे। लेकिन वैसे ही उस टाइम किसी का मुक्का आकर के उसके सर पे बहुत जोरों से पड़ता है। ये करने वाला कोई और नहीं, ये था अपना यॉनसन ने इसके सर पे मार करके इसको शांत कर दिया था। इस समय जो फ्लेम ड्रैगन था वो जमीन पर पड़ा हुआ था और रस्सियों से बंधा हुआ था और यॉनसन उसको बांधने के बाद अपने मन में कहता है अगर एनाहिलेशन स्क्वाड कैप्टन पर स्ट्राइक करेगा तो तुम्हारी हालत इससे भी बदतर हो सकती थी, अभी तुम कम से कम बचे हुए हो, अगर वो अटैक कर देता गुस्से में अब तक के तुम मर चुके हो। अपने मन में ये सब कुछ सोचने के बाद वैसे ही कहता है मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसका इनर एनर्जी कोर क्यों क्रिपल नहीं किया। मार्जिन बताता है जो फोर्ट्रेस मास्टर है उन्होंने हमसे कहा था कि हमें इसे जिंदा लाना होगा और उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी इनर एनर्जी का ख्याल रखना। ये सुनने के बाद यॉनसन अपने मन में कुछ सोचने लगता है। ऐसे ही
इनको शाम हो जाती है। सभी लोग इस समय बंदी बनाए जा चुके थे। कैप्टन वन सबसे कहता है सबसे पहले ब्रांच क्लैन को एलिमिनेट करना है। किसी भी मार्शल क्लैन की ताकत मार्शल स्ट्रेंथ में नहीं होती। यांग्यू रिवर के पार उनका नेटवर्क भी उतना ही शक्तिशाली है। हमें उन कनेक्शंस को भी नष्ट करना होगा जो दूसरे सेक्ट्स को भी इस लड़ाई में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद मेन फोर्स वांगबू के मेन हाउस की ओर आगे बढ़ेगी। जिनान को अकेले ही ब्लॉक करना सफिशिएंट होगा। आप पर्सनली एलोकेट कैसे करोगे? ये बात माजिन ने इससे बोली थी। ये सुनने के बाद कैप्टन वन भी कहता है वांगबू ब्रांच 9 क्लैंस में डिवाइडेड है। व्हाइट रोब्स को हटाकर ब्लू रोब्स को ही चुने। जिन उन सब की बात सुनने के बाद कहता है मैं एक सोलो मिशन के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जब माजिन यॉनसन की बात सुनता है तो पीछे देखते हुए कहता है ठीक है, मैं तुम्हें ग्रांट करता हूँ, जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन शायद कैप्टन वन को थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी और जितने भी लोग थे सभी लोग अपने जॉनसन की तरफ ही देखने लगे थे। जॉनसन था वो एक जगह पर बैठा हुआ था। जॉनसन की बात सुनने के बाद जो वोंग चैन था उसके तो हालत ही खराब हो गई थी कि ये जॉनसन क्या है तो कह क्या रहा है। अब जॉनसन उठते हुए कहता है इनकी आंखों में मैं जरूरी ऐसा दिखूंगा कि लालच के द्वारा सारे क्रेडिट को हड़पना चाहता है। सिर्फ रेडियन डीमन स्क्वाड ही ऐसा होगा जो सिर्फ मेरे लिए फेवरेबल होगा। जो भी मैं कहूंगा मुझे करने देगा। अगर ऐसा सब कुछ है लेकिन तभी भी मुझे करना ही होगा। मुझे जितने मेरिट्स हो सके उतने मेरिट्स को कलेक्ट करना होगा। कैप्टन वन जॉनसन से कहता है क्या तुम एक सोलो मिशन चाहते हो? और जो मैंने हाल ही में रियल कॉम्बैट में वाइड एरिया मार्शल आर्ट सीखी है उसको और भी ज्यादा निखारना चाहता हूँ। मैं बिना फेल हुए मिशन को कंप्लीट करूंगा। ये सुनकर कैप्टन वन तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था और अपनी एनर्जी को मैं अनलिश करने लगा था और गुस्से में कहता है क्या तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें अभी इस समय क्यों सुन रहा हूँ? क्योंकि तुम इस टाइम ब्लू रोप पर पहुंच चुके हो। जॉनसन भी उसकी बातों को बिना डरे सुनने जा रहा था। दोबारा से कैप्टन वन कहता है यही रीजन है जिसके लिए मैं तुम्हारी बातों को सुन रहा हूँ। जॉनसन ने भी इस समय अपनी आंखों को बंद कर लिया था। लाइटनिंग जीनियस, मैंने तुम्हारे बारे में काफी अच्छा सोचा था और इस वर्ल्ड में कुछ ही मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जो कि फाइटिंग में ग्रेट इनसाइट को पोजेस करते हैं। मैंने तुम्हारे अंदर फ्यूचर कैप्टन के लिए क्वालिटीज देखी थी लेकिन मैंने तुमसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे इस तरह निराश करोगे, डिसअपॉइंटेड करोगे। जॉनसन उनसे कहता है मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कैप्टन वन कहता है तो फिर अब तुम अपनी स्ट्रेंथ से प्रूव करो। जॉनसन भी अब सभी लोगों की तरफ पीछे मुड़ने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाने लगता है। उठाने के बाद अपने दोनों हाथों को रखते हुए अपनी स्वॉर्ड के ऊपर कहता है अपने कानों को अपनी इनर एनर्जी से प्रोटेक्ट करना। सभी लोग इस समय बस जॉनसन की तरफ ही देखने लगे थे। जॉनसन अब अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने जा रहा था। जॉनसन का बहुआ एक्यूपॉइंट भी ओपन हो चुका था और जैसे ही जॉनसन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है तो उसकी स्वॉर्ड से काफी ज्यादा एनर्जी धीरे धीरे करके निकलने लगती है और स्वॉर्ड को निकालते ही जॉनसन धीरे से अपनी आंखों को भी खोलता है। इस समय जॉनसन के स्वॉर्ड से साउंड भी निकलने लगा था और अब काफी ज्यादा एनर्जी और काफी ज्यादा साउंड दोबारा से निकलने लगा था और जॉनसन का वो साउंड वो एनर्जी चारों ओर फैलने लगी थी, चारों ओर लड़कों की तरफ। जो कुछ वाइट ड्रॉप मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो तो बेहोश होने लगते हैं। वो सभी लोग अपने आप को गिरने से नहीं बचा पाते। यहाँ तक कि ब्लू रोब्स वॉरियर्स को भी दिक्कत होने लगी थी अपने आप को संभालने के लिए। माजिन और कैप्टन वन ये तो बस देखे ही जा रहे थे और देन वैसे ही जॉनसन और भी ज्यादा साउंड को अनलीश करने लगता है और भी ज्यादा एनर्जी उस स्वॉर्ड में डालने लगता है जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड और भी ज्यादा साउंड को अनलीश करने लगती है और अब जॉनसन बस उस सॉन्ग को निकालते हुए अपनी स्वॉर्ड से बस सामने की ओर ही बस देखे जा रहा था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया लाइक कर दो और अगर कर दिया है तो बिना किसी देरी के नेक्स्ट एपिसोड को भी स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर सभी लोग इस समय बस जॉनसन को ही देख रहे थे और अब जॉनसन ने अपने स्वॉर्ड को अंदर रख लिया। ये सब कुछ देखने के बाद सभी लोग कहते हैं ये तो साउंड आर्ट है, आखिरकार ये कैसे ही कर पा रहा है? क्या ये इतनी अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है कोर एनर्जी को? दूसरा आदमी कहता है मैंने तो ऐसी इस तरह की मार्शल आर्ट के बारे में कभी सुना भी नहीं। यहाँ तक कि वाइट ड्रॉप्स के डिफेंस एनर्जी को ब्रेक कर दिया और ये लोग केवल इसलिए बेहोश हो गए क्योंकि ये लोग डिसोलेट फोर्ट्रेस के वाइट ड्रॉप वॉरियर्स हैं, वरना पता नहीं एक नॉर्मल इंसान का क्या ही होता। ये सही में बहुत ज्यादा ही भयानक थी और स्पेशली एक ग्रुप बैटल में कोई भी मार्शल मास्टर इस लेवल तक का नहीं हो सकता। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये हार्म करता है एलाइज को। इसमें सोचने वाली कोई भी बात नहीं कि सोलो मिशन के लिए क्यों कह रहा है। इस समय जॉनसन के भी काफी ज्यादा पसीना बहने लगा था लेकिन तब भी इस समय जॉनसन सीधे खड़ा हुआ था और सबकी आंखों में ध्यान से देखे जा रहा था। कैप्टन वन कहता है जो मेंटल स्ट्रेंथ कंजम्पशन होगी वो जरूरी इनॉर्मस होगी और ये देखना कि तुम इतनी अच्छी से अपने कोर एनर्जी को कंट्रोल कर पा रहे हो तो ये सिर्फ नेचुरल है। लेकिन
लेकिन तब भी तुम इसे एक केओस बैटल में यूज नहीं कर सकते और इसे बैटल के शुरुआत में ही यूज करना काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे एनिमी के मॉरल्स को क्रश करने में काफी ज्यादा सहयोग मिल सकता है। योनसिन भी उसकी बात सुनने के बाद कहता है मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। कैप्टन 2 भी वैसा ही कहता है, लेकिन तब भी हम लाइटनिंग जीनियस को अकेले नहीं भेज सकते, ये मिशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। कैप्टन 1 जब उसकी बात सुनता तो अपने मन में कुछ सोचने लगता है और देन वैसा ही कहता तो फिर मैं 2 और लोगों को असाइन करना चाहूंगा। जो टारगेट है वो द हुआंग वुजिनान ब्रांच है। क्या कोई और शामिल होना चाहता है? और जब सभी लोग ये सुनते तो सभी लोग हाथ उठा देते हैं। ये देख करके तीनों कैप्टन तो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और कैप्टन 1 सामने देखते हुए अपने मन में कहता है आर्ट बेस्ड साउंड आर्ट। और ये बच्चे कह रहे थे, दोबारा से कहते हैं जो ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो इस मार्शल आर्ट को रियल कॉम्बैट में देखना चाहते हैं अपनी खुद की आंखों से। देन दोबारा से कैप्टन 1 मार्जिन से कहता है ये डिसीजन रेडियन डीमन स्क्वाड के कैप्टन के ऊपर होगा। मार्जिन भी कहता है हमें उन लोगों को भेजना चाहिए जो पहले से ही आपस में मिलजुल के फाइट कर चुके हैं, जो मतलब पहले से ही योनसिन के साथ लड़ चुके हैं। तो फिर मैं इस मिशन के लिए असाइन करता हूँ द जेन स्वॉर्ड डीमन और द अजुरे आई डिमोनिक स्वॉर्डमैन। कैप्टन 1 भी कहता है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। और फिर वैसे ही योनसिन की तरफ देखने लगता है और फिर वैसे ही कहता है स्ट्रेंथ से प्रूव करना ये बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं है ताकि कोई भी तुम पर जल्दबाजी का आरोप ना लगा सके। योनसिन भी उसकी बात सुनने के बाद उसे ग्रेट करता है और कहता है थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। और अब दोबारा से यहीं पे सीन कट हो जाता है। अब मार्जिन और योनसिन एक साथ थे। मार्जिन योनसिन से कहता है जो वो साउंड आर्ट थी क्या वो तुमने खुद से बनाया? योनसिन मार्जिन से कहता है हाँ मैंने खुद से बनाया। तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? योनसिन मार्जिन से कहता है वैसे ऐसे कौन से मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जो कि ओपनली इस जियांग्यू में अपनी मार्शल आर्ट को रिवील करते हैं, वो भी अपनी खुद की पर्सनल मार्शल आर्ट को। और अगर मैंने ऐसा किया तो लोग मेरे मेथड्स को पढ़ना शुरू कर देंगे और मैं फिर ऐसा ही पॉइंटलेसली मर जाऊंगा। मेरे पास तो जीने के लिए ज्यादा साल भी नहीं है। मार्जिन का तो ये सुनकर फेस बन जाता है। योनसिन दोबारा से मार्जिन से कहता है वैसे क्या यही रीजन था जो आपने मुझे प्राइवेट में बात करने के लिए बुलाया था? मार्जिन कहता है नहीं ये रीजन नहीं था। कमांड ब्यूरो ने वर्ड्स को सेंड किए हैं। उन्होंने कहा है कि वो लोगों को भेजेंगे तुम्हारे मूवमेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। क्या ये ग्रजेस के लिए हो रहा है? नहीं, हम लोगों ने पहले सुना है ना टायरन स्वॉर्ड ट्राइब, मार्शल अलायंस और ब्लड फ्लेम कल्ट के बारे में। वो हर बार बीच में आकर के दखल देते हैं। योनसिन कहता है मैं समझ पा रहा हूँ मार्शल अलायंस को क्योंकि मैंने उनके एक राइजिंग डिसिपल को मार डाला है। मार्जिन भी कहता है हाँ ऐसा लगता है कि उसकी एक मंगेतर भी थी। तुम्हें न केवल क्लैन के मुखिया से यानी कि क्लैन हेड से सावधान रहना होगा बल्कि उसकी एक लवर है उससे भी सावधान रहना होगा। योनसिन मार्जिन की बात सुनने के बाद अपने मन में कुछ सोचने लगता है। दोबारा से मार्जिन कहता है लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है वो है ब्लड फ्लेम। अब तक कि कोई भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं आया है तुम्हारे जैसा जो कि यूज करता हो डीमन स्लेइंग जेंटल फ्लॉविंग स्टाइल और इसीलिए ये एकदम नेचुरल है कि तुम एक टारगेट बन जाओगे उनके, इसीलिए तुम उनके टारगेट बन चुके हो। तुम 7 अपोस्टल को भी इनकाउंटर कर चुके हो ड्रैगन एंड फिनिक्स समिट में। योनसिन भी कहता है हाँ ये सच है, मैं अभी भी एक अपोस्टल को फेस करने के लिए रेडी नहीं हूँ। मार्जिन योनसिन से कहता है जियांगियो में इस जैसे डेंजर बिल्कुल भी अनअवॉइडेबल नहीं होते, हालांकि ये तुम्हारे लिए और भी अधिक सच है। तुम्हें अपने गार्ड्स को और भी ज्यादा मजबूत करना होगा। अब तुम जियांगियो में इंटर कर चुके हो। योनसिन भी मार्जिन की बातों को सुनने के बाद अपने मन में कुछ सोचने लगता है और मार्जिन के इतना कहते ही यहीं पे सीन कट हो जाता है। अब हमें सैंडाउन के साउथर्न एज को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई होती है और वहाँ पर सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। और अब वहीं पर अपने योनसिन गोजो हाइब्रिड और बाइक भी आ चुकी होती है। गोजो हाइब्रिड कहता है यहाँ पर कोई भी एडल्टमेंट नहीं है, ऐसा लगता है कि सही में उन्हें यहाँ से फोर्सली लेबर बनने के लिए ले जाए गए। बाइक कहती है हमें स्क्वाड और कमांड ब्यूरो ने भी बहुत बार वेरीफाई किया है, इधर के तो कोई भी चांसेस नहीं है। गोजो दोबारा से कहता है अगर ये लोग एक मुरिम क्लैन ना होते तो इंपीरियल फैमिली विद्रोह कर देती और अगर आर्मी मार्च करती तो आम लोगों को परेशानी होती, तो इसीलिए यह एक तरह की सौभाग्य की बात। लेकिन इस समय जो जॉनसन था वो बस एक साइड ही देखे जा रहा और देन वैसे ही अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता और उठाने के बाद वैसा ही कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर अब हमें जाकर के वहाँ पर सिंपली विजिट करना होगा हुआंगबो ब्रांच को और उनसे सिंपली पूछना होगा। जॉनसन की बात सुनने के बाद गोजो और बाइक भी दोनों लोग तैयार हो जाते हैं और एनर्जी के साथ में वो लोग काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें एक दरवाजे का सीन दिखाया जाता है, एक गेट का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही बड़ा और जॉनसन लोग शायद इसी के पास आ रहे होते हैं। अगले पल हमें एक पैर को दिखाया जाता है और ये कोई और नहीं, ये था अपना जॉनसन और देन आते हुए वैसे ही इन्फिनिट ब्लॉसम फिस्ट स्ट्राइक द फॉर्मिडेबल वॉल और ये कह करके उस दरवाजे के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से वो दरवाजा टूट जाता है। जॉनसन उस गेट के अंदर पहुंच जाता है, सब कुछ तोड़ ताड़ के। जॉनसन के चारों तरफ बस धूल ही धूल उड़ रही है। जॉनसन के पीछे पीछे गोजो हाइब्रिड और बाइक भी आ जाती है और जब वो लोग सामने देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ लोग सामने बैठे हुए। जॉनसन लोग उन्हीं की तरफ आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। जॉनसन जब आगे बढ़ता है तो वो अपने आसपास की चीजों को देखने लगता है। बाइक भी इस
समय अपने आसपास की चीजों को देख रही थी, मूर्तियों को, स्टोन्स को। और देन वैसे ही योनसन अपने सामने की ओर देखने लगता है जहाँ पर वो सभी लोग बैठे हुए थे। और वहाँ पर जो आदमी बैठा था वो चिल्लाते हुए कहता है, जो जिनान के हीरोज है वो एक बार फिर से विजिट करने के लिए आए और तुम लोगों ने तो मेरे गेट को भी तोड़ दिया। मुझे तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तुमने ये क्यों किया। और देन वैसे हमें किसी को एक कप में टी डालते हुए दिखाया जाता है। जिस आदमी के हाथ में कप था वो वैसे ही कहता है, मुझे यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, ऐसे नीच लोगों को वांगबो क्लैन को चुनौती देने का आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। और क्या तुम लोगों के लिए बेटर ये नहीं होगा कि तुम सेडोंग से कहीं दूर चले जाओ और ऐसी जगह पर जाओ, अपना काम दिखाओ जाके, जिसका नाम डिसोलेट फोर्ट्रेस है। तुम लोग वहाँ पर चुनौती नहीं दे सकते। हमें उस आदमी के बाद 4 औरतों को बैठे हुए दिखाया जाता है जो कि उसकी सेवा कर रहे होते हैं। योनसन जब उसकी बात सुनता तो वैसे ही अपने मन में कुछ सोचने लगता है और देन वैसे ही अपने मन में कहता है, मेरे शोल्डर के ऊपर जो डिसोलेट फोर्ट्रेस के सिंबल है वो गोल्डन कलर में साफ साफ लिखे हुए हैं। और क्या, लेकिन ये तब भी शराबी बेवकूफ बिल्कुल भी इस चीज पर गौर नहीं कर पा रहे हैं। ये सब सोचने के बाद योनसन उससे कहता है, क्या तुम यूजिन योंग हो, पिंग यिन काउंटी के। सामने वाला आदमी कहता है, तुमने मेरे लुक को ही देखकर मेरा पहचान कर लिया। क्या मैं कोई ऐसा फिगर हूँ जो बहुत ज्यादा जाना माना है, जो बहुत ज्यादा मशहूर है। योनसन काफी ज्यादा सीरियस में उससे कहता है, मैं जानता हूँ जो तुम्हारी फर्स्ट वाइफ है वो वांगबो पिंग यिन ब्रांच की हेड है, उसे यहाँ पर लेकर आओ। यूजिन योनसन की बात सुनने के बाद योनसन से कहता है, तुम्हारे अंदर शिष्टाचार की कमी है। तुमने कभी कन्फ्यूजियन स्कॉलर की टीचिंग्स को कभी नहीं पढ़ा? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ऐसा बिहेव करना सिखाया? योनसन उस आदमी से कहता है, तुम मोरिन क्लैन के किसी व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध में हो, यह एक सज्जन व्यक्ति का आचरण नहीं है। और क्या तब भी तुम अपने लिए सम्मान की अपेक्षा रखते हो? ये सुनने के बाद वो आदमी हल्की से स्माइल करता है और जो उसके पीछे लेडी बैठी होती है रेड कपड़ों में वो उठने लगती है। उठने के बाद वो लेडी वैसे ही कहती है, मैं एक लॉफुल वाइफ हूँ जियोम रैंक की, वांगबो मिमी द आर्टिशियन स्वर्ड्समैन। योनसन लोग सभी लोग बस उसको ही देखे जा रहे थे। दोबारा से वो लेडी अपने योनसन से कहती है, तुम्हारे रूड बिहेवियर की वजह से और जो मामला सिर्फ एक हाथ गंवाने पर खत्म होना था, अब वो मामला तुम्हारे सिर गंवाने का बन गया है। अब तो तुम्हारा सर। इस समय वांगबो क्लैन के जितने भी लोग थे वहाँ पर आने लगे थे और अपनी अपनी स्वर्ड्स को भी निकालने लगे थे। इस टाइम योनसन भी अपने मन में कुछ तो सोच रहा था और तीनों लोग बहुत ज्यादा आराम से बस खड़े हुए थे। योनसन लोगों को चारों तरफ से सभी लोगों ने घेर लिया था। योनसन, गोजो और बाइक तीनों लोग बस बीच में खड़े हुए थे और सबको नोटिस कर रहे थे। और यहीं पर ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और अब आगे क्या होता है वो लोग हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और गाइस मैं तुम्हें यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मेरा नया फोन आया, इसमें वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है, वॉइस रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि वीडियो अच्छे से बने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लाइटनिंग जीनियस का चैप्टर 74। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दे और आखिरी में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइटनिंग जीनियस के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वांगबो ब्रांच के लोगों को दिखाया जाता है। इन सभी लोगों ने अपनी अपनी स्वर्ड्स को बाहर निकाल लिया था और योनसन की टीम भी तैयार हो चुकी थी लड़ने के लिए उनसे। और अब दोबारा से हमें उनके सामने का सीन दिखाया जाता है। वो लेडी दोबारा से योनसन से कहती है, तुम्हारे रूड बिहेवियर की वजह से पहले तो तुम सिर्फ अपना हाथ ही खोने वाले थे, लेकिन हमारे इस बिहेवियर की वजह से अब तुम अपना सर खो। और जब अपना योनसन इसकी धमकी सुनता है तो उसे बताता है कि जिस तरह तुम सर और हाथों की बात कर रही हो, ऐसे ही एक और लड़की थी जो सेम तुम्हारी तरह बात कर रही थी, उसका नाम वांगबो म्यूरिंग था। सामने वाली लड़की हंसते हुए कहती है, तो तुमने पहले से ही म्यूरिंग के बारे में सुना है, उसकी स्किल्स इनफ थी ड्रैगन फिनिक्स समिट को अटेंड करने के लिए, लेकिन क्या तुम्हें लगता है मैं सिर्फ इसीलिए चीजों को नजरअंदाज कर दूंगा क्योंकि तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे तुम्हें सीधे हायर के बारे में पता हो? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। योनसन जब उसकी बात सुनता है तो बस उसी की तरफ देखने लगता है और फिर वैसे ही कहता है, मैं आया हूँ मार्केट प्लेस से और ये भी सच है कि तुम लोगों को फोर्स करते हो, कॉमन पीपल को फोर्स करते हो लेबर बनने के लिए अपने प्राइवेट यूज के लिए। तुम मोरिम पर अपने क्लैन का अधिकार रखते हो और नागरिकों के आजीविका को प्रभावित करते हो। जियांगियो जनजाति के सदस्य के रूप में क्या यह शर्मनाक नहीं है? वांगबो क्लैन के लोग तो हल्के हल्के से स्माइल करने लगे थे और हंसने लगे थे योनसन की बातें सुनने के बाद। और देन और भी ज्यादा जोरों से सब लोग हंसने लगते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वांगबो क्लैन के सबके सब हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि वो रेड हेयर वाली लड़की भी हंसने लगती है। और देन वैसे ही दोबारा से अपने योनसन से कहती है, बच्चे तुमने जियांगियो के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुन ली। दोबारा से योनसन कहता है, अथॉरिटी होती है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तुम जियांगियो और लिवलीहुड को सेपरेट कर रहे हो, आखिरकार लोग ऐसा कैसे ही कर सकते हैं? दोबारा से हमें राइट हेयर वाले लड़के को दिखाया जाता है जो कि टी को
पीते हुए कहता है, अगर कोई मुरीम क्लैन कहीं बच जाता है और अपने इतिहास के अनुरूप विलासिता का आनंद लेता है तो इसमें क्या ही गलत है। यॉनसन उस आदमी से कहता है, तो सो कॉल्ड कहने वाले नोबल रेस रिजेक्ट कर रहे हैं इंपीरियल लॉ को। देन फिर वैसा ही अपना यॉनसन उस रेड कपड़े वाली लड़की के ऊपर हाथ उठाता है और उस आदमी से कहता है, जो तुम्हारी पहली वाइफ है वो आज अपना सर को खो देगी। ये सुनकर दोनों लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, लेकिन वो दोबारा से हंसते हुए यॉनसन से कहता है, तुम सही में रिफाइनमेंट में कमजोर हो। तुम लोग उन सेल्फ प्रोक्लेम्ड चिवलरस वॉरियर की तरह हो जो कि एलिगेंस को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और देन फिर पीछे की तरफ देखते हुए वैसे चिल्लाते हुए कहता है, उसे यहाँ पर लेकर आओ। देन वैसे ही कुछ आदमी लोग भागते हुए कहते हैं, यस मजिस्ट्रेट। इस समय यॉनसन भी उन लोगों की तरफ देखने लगा। इस समय ब्लैक कपड़ों में कुछ लोग आकर के संगीत को बचाने लगे थे और सभी लोग बहुत जोरों जोरों से हंसने लगते हैं। और अब जो वॉरियर थे वो सभी लोग उनको मारने के लिए, उन लोगों को मारने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगे और ब्लैक कपड़ों वाले आदमी संगीत को बचाए जा रहे थे और क्लैन हेड और जो उसकी वाइफ थे वो लोग आराम से बैठ करके कॉफी पी रहे थे और स्माइल कर रहे थे और बाकी लड़कियां भी सामने की ओर बस ध्यान से हंसते हुए देख रही। और यॉनसन अपने आसपास के वॉरियर को देखते हुए अपने मन में कहता है, तो क्या मार्शल आर्टिस्टों का तलवारबाजी का करतब भी उनके लिए मनोरंजन है? और मरते हुए किसी को देखना उनके लिए क्या ये एक सिर्फ हाई लेवल का प्लेजर है कुछ सर्टेन ऑफिशियल्स के लिए? और सीन को देखकर जज करना फर्स्ट और सेकंड टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब सभी लोग हुआंगबो क्लैन के जितने भी लोग थे सभी लोग अटैक करने के लिए जाने लगे थे अपनी स्वर्ड्स के साथ। और ब्लैक ड्रेस वाले लोग तो बस अपने धुनों को बचाए जा रहे थे। यॉनसन उन सब से कहता है, अब मैं इसे और भी ज्यादा देर तक नहीं सुन सकता। हमें इन लोगों को 8 ग्रेट क्लैंस का हिस्सा कहने पर सही में दोबारा सोचना चाहिए। इन लोगों को ग्रेट क्लैन कहने का उनमें से हिस्सा होने का कोई अधिकार नहीं है। ये लोग अनऑर्थोडॉक्स क्लैन से बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये कह करके अपना पैर जमीन पे बहुत तेजी से मारता जिसकी वजह से वहाँ की जमीन भी टूट जाती है और काफी ज्यादा एनर्जी को अपने शरीर से अनलिस्ट करने लगता है। इस समय यॉनसन के चारों तरफ हुआंगबो क्लैन के लोग आ चुके थे। यॉनसन की एनर्जी देख करके सभी लोग हैरान हो चुके थे। सभी लोग यॉनसन की तरफ भी ध्यान से देखने लगे थे और अब वैसे ही यॉनसन अपने स्वॉर्ड के ऊपर भी अपना हाथ रख लेता है, वैसे ही अपनी स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है और अचानक से यॉनसन दो लोगों के सामने आ जाता है। इसे देख करके वो दो लोग मुझे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। उनके ऊपर इस्तेमाल करता है रेडियंट स्वॉर्ड आर्ट का, दोनों को ही बीच से काट देता है। एक का तो पूरा शरीर और दूसरे का हाथ कट के अलग हो चुका था। वहां पर ये तो देख करके सभी लोग हैरान हो चुके थे, लेकिन यॉनसन अभी भी नहीं रुकता है। वो दोबारा से आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। फिर वैसे ही अपने स्वॉर्ड को आगे करते हुए कहता है, डिसोलेट फोर्ट्रेस के रेडियंट डीमन स्क्वाड तुम्हें पनिश करेगी। और जब वो क्लैन हेड उनकी बात सुनता है तो उसकी आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं और उसकी वाइफ की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और वो लोग कहते हैं, क्या द डिसोलेट फोर्ट्रेस? देन वैसे ही वो आदमी खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ, मैंने घोर असभ्यता का अपराध किया है। प्लीज आप लोग भूल जाइए उन हर एक चीजों को जो मैंने पहले कही थी। मैं नोबल रेस से हूँ और आखिरकार कैसे ही मैं इंपीरियल के ऑर्डर को डिसरप्ट कर सकता हूँ। देन वैसे ही यॉनसन को ध्यान से देखने लगता है और वैसे ही देखने के बाद अपने मन में कहता है, गोल्डन कलर। और देन गोजो हाइब्रिड और बाइक को भी देखने लगता है और उन सबको देखने के बाद अपने मन में कहता है, नो एक्सक्यूज विल वर्क। अब कोई भी एक्सक्यूज वर्क नहीं करने वाला। और ये कहते हुए उसके शरीर से पसीना निकलने लगता है और अब वैसे ही अपने यॉनसन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए दोबारा से कहता है, और जो मेरी पत्नी थी वो अब बस अपने मुखिया का आदेश का पालन कर रही थी। जिनान में तैनात मजिस्ट्रेट होने के नाते हुआंगबो क्लैन के अधिकार के विरुद्ध नहीं जा सकता था। बाइक उस आदमी से कहती है, क्या तुम इसे ही एक्सप्लेनेशन कहते हो? तुम्हें तो अपनी कही बात वापस लेने की कोशिश करने में भी शर्म नहीं आती। आदमी अपना सर झुकाते हुए कहता है, कृपया मैं नरमी की भीख मांगता हूँ आपसे। आप लोग इंपीरियल ऑफिशियल्स को नहीं मार सकते, क्यों है ना? हा हा। और अगर मेरे क्लैन के मेंबर और मैं भी मिलकर अगर हमला करता हूँ तो तुम भी बिना नुकसान के नहीं बच पाओगे। और ये कह करके वो भी काफी ज्यादा एनर्जी को अनलिस्ट करने लगता है। बाइक उसकी बातें जब सुनते है तो उससे कहती है, तो क्या अब तुम हमें डरा रहे हो? जो हाइब्रिड भी कहता है, इसकी ऑडिसिटी काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। दोबारा से वही आदमी हल्का सा स्माइल करते हुए हल्का सा गुस्से में कहता है, अगर तुम लोग डिसोलेट फोर्ट्रेस से हो तो जरूर ही तुम लोग इसके लिए पहले से ही तैयार होगे, इसीलिए मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। इसे तुम लोग भी समझ पा रहे होगे, क्यों है ना? दोबारा से हमें उसकी पत्नी का सीन दिखाया जाता है जो कि चुटकी बजाती है। जैसे उसने स्नैप किया था वैसे ही जितने भी वॉरियर होते हैं दोबारा से उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन इस समय जो यॉनसन था वो अपने मन में कुछ सोच रहा था। दोबारा से वही आदमी कहता है, तुम्हारे लिए भी पीछे हट जाना समझदारी होगी। यॉनसन अपने आसपास देखते हुए कहता है, तुमने पहले शालीनता की बात की थी। मेरे पास एक ट्यून है जिसे मैंने हाल ही में खुद तैयार किया है, एक धुन है जिसे मैंने हाल ही में बनाया
बनाया है। इस समय जो जॉनसन की तलवार थी वो चमकने लगी थी और एक आवाज को निकालने लगी थी। और जब वो सामने वाला आदमी ये देखता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये लड़का कर तो कर क्या रहा। अब जॉनसन उस तलवार को ऊपर उठा लेता है और उसकी तलवार से काफी ज्यादा एनर्जी अनलीश होने लगती है और अब चारों ओर वो आवाज और वो एनर्जी चारों ओर फैलने लगती है, इससे कि वहां पर मौजूद सभी लोगों के ऊपर काफी ज्यादा एनर्जी और काफी ज्यादा साउंड इफेक्ट पड़ने लगता है। की हवा टाइट होने लगती है और जॉनसन के चारों ओर काफी ज्यादा एनर्जी भी फैलने लगती है। अब वहां पर वांगबो क्लैन के जितने भी लोग थे सब लोग ढेर होने लगे थे। सबके मुंह से और कान से बस खून ही खून निकलता जा रहा था। और अब वैसे ही जॉनसन अपनी स्वॉर्ड से सॉन्ग को निकालना बंद कर देता है। सारी एनर्जी जॉनसन की गायब हो चुकी थी। अब जॉनसन ने उस सॉन्ग को बजाना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि जो आदमी के पास दो लड़कियां बैठी थी वो भी बेहोश हो चुकी थी। उसके भी कान, आंख, मुंह तीनों जगह से खून निकलने लगा था। ये देख करके वो आदमी भी हैरान हो चुका था। बस वहाँ पर दो लोग बचे थे, ये आदमी और उसकी वाइफ। सबके सब वहाँ पर मारे जा चुके थे। ये देखने के बाद वो आदमी कहता है, आखिरकार ये क्या है? ये लोग तुरंत ही मारे गए। इस समय वहाँ पर सबके सब लोग मारे जा चुके थे। जब वो आदमी सब कुछ सोच रहा था, अपने मन में कह रहा था, वैसे ही जॉनसन उससे कहता है, तो यहाँ तक कि अनऑर्थोडॉक्स ड्रेसेस भी एलिगेंस को जानते हैं। समय जॉनसन ने ये कहने के बाद वैसे ही अपनी स्वॉर्ड को अपने कंधे के ऊपर रख लिया था और दोबारा से उस आदमी से कहता है, ऐसा लगता है कि मेरे परफॉर्मेंस ने तुम्हें काफी ज्यादा प्रभावित किया है। इस समय दोनों का चेहरा ही बन चुका था। दोनों लोग बस ध्यान से अपने जॉनसन को ही देखे जा रहे थे। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अब इसका नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तक के लिए बाय बाय, टाटा। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।